नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पीनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के फोर्थ चैप्टर अर्थात जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद की सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 80 पर चर्चा की। ई लेक्चर की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक जनरल एक्सेप्शंस अर्थात साधारण अपवाद की ही सेक्शन 81 से लेकर 83 पर हम आज बात करेंगे। एज पर सेक्शन 81 एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। इसी के साथ इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है। It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। सेक्शन 81 ये कहती है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, अर्थात कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। इसी के साथ इसका एक स्पष्टीकरण है जो यह कहता है कि ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उसे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य था। यानी कुल मिलाकर सेक्शन जो 81 है वह सबसे पहले तो हमें कह सकते हैं कि आवश्यकता की प्रतिरक्षा से संबंधित है, अर्थात जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है वह आवश्यकतावश किया जा रहा है और इस तरह के एक्ट क्रिमिनल इंटेंशन के बिना किया जाता है और अन्य या तो किसी व्यक्ति के शरीर को या उसकी संपत्ति को अपहानि का निवारण यानी कि उसे प्रिवेंट करने के लिए या परिवर्जन करने के प्रयोजन से यानी उसे अवॉइड करने के पर्पस से किया जाता है और सद्भावपूर्वक किया जाता है। तो सेक्शन जो 81 है वो ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य इस नॉलेज के साथ करता है, यानी यहाँ पे कार्य करने वाले व्यक्ति को इस बात की नॉलेज भी होती है कि उससे किसी अन्य की अपहानि कारित होना संभाव्य है, तो यदि यह साबित हो जाए कि उसने उस कार्य को अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना या व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन के प्रयोजन से किया था, तो वह कार्य अपराध नहीं है। यानी यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है उसमें नॉलेज तो है इस बात की कि जो कार्य किया जा रहा है उससे अन्य को अपहानि कारित होना संभाव्य है, लेकिन यहाँ पे अपहानि कारित करने का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता और जो कार्य किया जाता है वह सद्भावपूर्वक किया जा रहा है और व्यक्ति या संपत्ति को अपहानि के निवारण के लिए या परिवर्जन के लिए किया जाता है। तो इस सेक्शन की प्रतिरक्षा की डिमांड करने वाला जो एक्यूज होता है उसको यह साबित करना ज़रूरी है कि जो अपहानि कारित करने का उसका किसी प्रकार का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। दूसरी बात, उसका पर्पज जो था वह सद्भावपूर्वक था और किसी व्यक्ति या संपत्ति को अपहानि का निवारण या परिवर्जन करना था। तो यह प्रतिरक्षा उसे तभी प्राप्त होगी जब वो ये साबित कर देगा कि उसने व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से वास्तव में वो अपहानि कारित की थी और उसने उस कार्य को बिना आपराधिक आशय के सद्भावपूर्वक किया है। इसी के साथ इसका जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण कहता है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या उसकी प्रकृति ऐसी थी या वह इतनी आसन्न थी कि वह कार्य
जिससे इस ज्ञान के साथ कि उससे अपहानी कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत था या माफ़ी योग्य था, यह तथ्य का प्रश्न है। यानी इसके संबंध में कोई सामान्य नियम नहीं बन सकता और प्रत्येक मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का समाधान किया जाता है। सेक्शन 81 के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है, इंग्लिश केस लॉ है, ड्यूडले वर्सेज स्टीफेंस 1884 का ये केस है। ये जो इंग्लिश केस था, इसमें जो एक्यूज था वो एक नाविक थे। एक्यूज मतलब मोर देन वन एक्यूज यहाँ पे थे और वो नाविक थे। उनका जहाज एक तूफान में डूब चुका था और लगभग 17 वर्षीय एक बालक के साथ वो किसी तरह से लकड़ी के एक तख्ते पर तैरते रहने में सफल हो गए। बगैर भोजन के और पानी के वो इस तरह से कई दिनों तक तैरते रहे। जब उन दिनों के लिए भूख और प्यास से उनकी लगभग मृत्यु होना संभाव्य थी। जब उन 3 नाविक थे वो लोग, और जब भूख प्यास से उनकी डेथ होना संभाव्य थी तो उन्होंने उस बालक की हत्या कर दी और वे उसके मांस को कुछ दिनों तक खाते रहे। जब उनको बचा लिया गया और उनके विरुद्ध मर्डर की प्रोसिक्यूशन में उन्होंने तर्क दिया कि आत्म परिरक्षण सर्वाधिक आवश्यकता है और उनके पास उस बालक की हत्या कर उसका मांस खाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। दोनों एक्यूजेस को कोर्ट ने कन्विक्ट करके यानी दोषित करके उनके आवश्यकता के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस या आत्म परिरक्षण का जो तर्क था उसे अस्वीकार करते हुए उन्हें डेथ सेंटेंस से पनिश किया। किंतु क्राउन ने उनका दंड परिवर्तित करके 6 मास तक का कारावास कर दिया। यानी कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि जो ये केस था, यहाँ पे उन लोगों ने जो यहाँ पे आवश्यकता का जो तर्क दिया था एक्यूजेज ने, जो कि नाविक थे, और उनका ये कहना था कि अगर वो उस बच्चे को 17 वर्षीय बालक को मार के उसका मांस नहीं खाते तो ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें यहाँ पे इस सेक्शन 81 का जो है प्रॉफिट मतलब बेनिफिट दिया जाए। तो यहाँ पे उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो उस व्यक्ति को जो उन्होंने मारकर खाया तो उसकी जो अपहानी कारित की थी उसका होना यहाँ पे निश्चित था क्योंकि उन्होंने उसको मारा। जबकि इस सेक्शन का बेनिफिट तब दिया जाता है जब अपहानी की संभावना होती है, यानी अपहानी का होना संभाव्य होता है। लेकिन अगर अपहानी की निश्चितता होती है तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 81 का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल सकता। और इसीलिए यहाँ पे उन नाविकों को जिन्होंने कि उस 17 वर्षीय बालक को मारकर खा लिया था और उससे उसकी डेथ हो गई, तो उसको यहाँ पे मर्डर के लिए यहाँ पे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चला, मतलब उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया और उन्हें पनिश किया गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 82 की। एज पर सेक्शन 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 82 और 83 सेक्शन दोनों ही सेक्शन 82 और 83 जो है ये डिफेंस ऑफ इन्फेंसी से संबंधित है, यानी जो बाल्यावस्था की जो प्रतिरक्षा है उससे संबंधित है। सेक्शन 82 में अंडर 7 years तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको, और सेक्शन 83 में अबाउ 7 years लेकिन अंडर 12 years तक के इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाले जो चाइल्ड होते हैं उनको यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 82 की। तो सेक्शन 82 कहते हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। तो 7 वर्ष से कम आयु का जो शिशु होता है उसको इस सेक्शन 82 के तहत जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है या अभियोजन होता है उससे पूरी तरह से एग्जम्प्ट रखा गया है, मुक्त रखा गया है। विधि ऐसा जो 7 साल तक का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको अपराध करने में अक्षम मानती है। इस तरह से ऐसा जो शिशु होता है उसको ना ही आईपीसी के अंतर्गत और ना ही किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंतर्गत दोषित किया जा सकता है। यानी अंडर 7 years तक के जो चाइल्ड होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी कंडीशन में अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि विधि ये मानती है कि ऐसा जो 7 वर्ष तक का जो की एज के जो शिशु होते हैं वो अपराध करने में अक्षम होते हैं।
Section 83. Act of a child above 7 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. अर्थात 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। तो अंडर 7 इयर्स तक के चाइल्ड को एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 82 में। सेक्शन 83 में जो हम बात करेंगे वह 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु की बात करेंगे और यहाँ पे इन्हें भी एग्जेम्पशन मिलता है लेकिन कुछ कंडीशंस के फुलफिल होने पर। सेक्शन 83 में कहा गया है कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है यदि उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर यानी जिस समय वो कार्य कर रहा है अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। ऐसे शिशु की समझ की परिपक्वता का स्तर न्यायालय मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर तय करेगा। अर्थात यह जो सेक्शन है यह शिशु की एज के बजाय उसकी समझ की परिपक्वता को अधिक इम्पोर्टेंस देती है। यानी ऐसे मामले भी हो सकते हैं जबकि शिशु लगभग 12 वर्ष का हो पर वह अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने के लिए परिपक्व न हो और ऐसे में उसे इस धारा के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब कोई शिशु 7 साल से कुछ अधिक आयु का हो और इतना परिपक्व हो कि उस अवसर पर वह अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके और फलतः वह ऐसे मामलों में अपने कार्य के लिए दंडित किया जाएगा, यानी उसे यहाँ पे फिर सेक्शन 83 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सेक्शन 83 के संबंध में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लो है हीरा लाल मलिक वर्सेस स्टेट 1977 का। ये जो केस था इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत 7 से 12 साल तक के बच्चों की क्रिमिनल लायबिलिटी को निश्चित करने के लिए बच्चे की उम्र को नहीं बल्कि उस कार्य की प्रकृति को समझने में समर्थ होना निर्णायक होता है। यानी ये जो केस था इस केस में एक 12 वर्ष के अपीलार्थी बालक ने अपने दो बड़े भाइयों के साथ मिलकर मृतक पर तलवार से आक्रमण किया था जिससे उसकी गर्दन में मामूली क्षति पहुंची लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई। जो ट्रायल कोर्ट था उसने सभी को सेक्शन 302 रेड विथ 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में जब अपील गई तो अपील में उन्हें सेक्शन 326 यानी 326 के साथ 326 रेड विथ 34 के अंतर्गत दंडित किया। अब इस मामले में जब अकेला अपीलार्थी था उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब कई व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से कोई अपराध किया जाता है तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी यानी अन्वयिक दायित्व के आधार पर वे सभी लायबल होंगे, पर उनमें से प्रत्येक की आपराधिकता भिन्न हो सकती है जो न केवल हानिकर परिणामों पर निर्भर करेगी बल्कि इस बात पर भी कि प्रत्येक ने उसमें कितना भाग लिया और परिस्थितियां क्या थी, जिससे कि प्रत्येक अभियुक्त के बारे में वैयक्तिक रूप से निर्णय किया जा सके। फलतः न्यायालय को अपीलार्थी के बारे में व्यक्तिगत रूप से उसकी अपराध में सम्मिलित होने की परिस्थितियां, कम आयु और परिणामों के बारे में प्रत्याशा के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि इस केस में जो अपीलार्थी था वह केवल 12 वर्ष का बालक था पर उसने मृतक पर तलवार से आक्रमण किया जिसका कारण कदाचित यह भी रहा हो सकता है कि उसके पिता पर पूर्व में आक्रमण किया गया था, लेकिन अन्य की तरह वह भी घटनास्थल से भाग गया था और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह स्पष्ट करे कि सेक्शन 83 का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अपने
आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय नहीं कर सकता था। फलत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 326 रेड विथ 34 के अंतर्गत उसका जो कन्विक्शन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था उसको उचित ठहराया। यानी ये जो केस था इसमें कोर्ट का ये मानना था कि जो एक्यूज जो था 12 वर्षीय बालक जिसने वहाँ पे अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो कंडक्ट था वो इस तरह का था कि जो घटनास्थल से भाग जाना, तो ये अपने आप में ये दर्शित करता था कि जिस अवसर पर वो कार्य कर रहा था वो अपने एक्ट की जो नेचर थी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके बारे में निर्णय कर सकता था, और इसीलिए उसे सेक्शन 83 का बेनिफिट नहीं दिया गया और उसे उस 326 सेक्शन आईपीसी रेड विथ 34 के लिए उसके कन्विक्शन को यहाँ पे सही ठहराया गया और उसको सेक्शन 83 का बेनिफिट नहीं मिला। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।